कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 10 फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा। एंड फॉर द पीडीएफ आप हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। एंड ये जितने भी हम सेशन यहाँ पे यूट्यूब पे कर रहे हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज के, ये फ्री ऑफ कॉस्ट इनकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाती है इन टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। सो आप इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द सेशन। So first question here is, who has been appointed as a new part-time chairperson of a Jana Small Finance Bank effective from 8th February 2026? So recently पार्ट-टाइम चेयरपर्सन अपॉइंट किए गए हैं जन स्मॉल फाइनेंस बैंक के, और इनका नाम है चित्रा तलवार। क्या नाम है? चित्रा तलवार। इनका टेन्योर आपका 8 फरवरी 2026 से स्टार्ट होएगा। करेंटली जो आपके पार्ट टाइम चेयरपर्सन है जन स्मॉल फाइनेंस बैंक के, इनका नाम है आर रमेशन, ठीक है। एमडी एंड सीईओ कौन है? जन स्मॉल फाइनेंस बैंक के अजय कनवाल है। हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में लोकेटेड है, और इसकी शुरुआत 1999 में आपकी की गई थी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच फिनटेक कंपनी सिक्योर्ड फाइनल ऑथराइजेशन फ्रॉम आरबीआई टू ऑपरेट एज अ ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर इनवर्ड एंड आउटवर्ड? तो इनमें से कौन सी फिनटेक कंपनी है जिसने फाइनल ऑथराइजेशन आपका जो है अचीव किया है आरबीआई से, सो दैट दे कैन ऑपरेट एज अ ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर, ठीक है, फॉर द क्रॉस बॉर्डर इनवर्ड एंड आउटवर्ड। सो इस कंपनी का नाम है पेजी लोकल, ठीक है। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए। अब 2024 में इस कंपनी को पेमेंट एग्रीगेटर ऑनलाइन का लाइसेंस आरबीआई द्वारा दिया गया था, ठीक है। Now next is, ICRA Limited has recently lowered India's GDP forecast by 80 basis point to dash for the Q2 of financial year 2026. So Q1 में जो GDP यहाँ पे इन्होंने प्रिडिक्ट किया था फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए, इट वाज 7.8%। नाउ ये 80 बेसिस पॉइंट रिड्यूस किया है। दैट मीन्स अभी जो प्रिडिक्शन की गई है Q2 फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए, ये आपकी 7% है, राइट। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा इंडिया की जो ग्रॉस वैल्यू एडेड ग्रोथ है, ये प्रोजेक्ट की गई है 7.1% फॉर द सेम ड्यूरेशन। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, रिसेंटली डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, दैट इज डीपीआईआईटी ने, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आता है, इन्होंने रिसेंटली होलसेल प्राइस इंडेक्स डेटा जो है रिलीज किया था इंडिया का, जिसमें मेंशन किया गया है इंडिया का WPI बेस्ड इन्फ्लेशन जो है वो आपका कम हुआ है, एंड इट फेल टू -1.21% इन अक्टूबर 2025, जो आपका 27 मंथ लोएस्ट देखा गया है। इसके अलावा फूड प्राइस इन्फ्लेशन जो है वो भी यहाँ पे बताई गई है। अक्टूबर में ये -5.04% था और सितंबर में -1.99% था। रिटेल इन्फ्लेशन की बात करें तो ये आपका रिटेल इन्फ्लेशन जो है ये आपका बेसिकली इंक्रीज हुआ है, ठीक है। रिटेल इन्फ्लेशन मेजर्स द इंक्रीज इन अ प्राइस फेस्ड बाय द कंज्यूमर, एंड सीपीआई इन्फ्लेशन अक्टूबर मंथ में कितना शो किया गया है, इट इज 0.25%, एंड आपका सितंबर मंथ में 1.44% ये देखा गया है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द फर्स्ट एवर वर्ल्ड सर्वाइकल कैंसर एलिमिनेशन डे वाज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन डैश टू एक्सेलरेट ग्लोबल एफर्ट्स टू एलिमिनेट सर्वाइकल कैंसर एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। तो रिसेंटली पहला एडिशन आपका ऑब्जर्व किया गया था वर्ल्ड सर्वाइकल कैंसर एलिमिनेशन डे का, जो हमने 17 नवंबर को ऑब्जर्व किया है। 17 नवंबर 2025 को इसको ऑब्जर्व किया गया था, एंड इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, एंड इट्स थीम वाज एक्ट नाउ एलिमिनेट सर्वाइकल कैंसर, ठीक है। इन मंथ ऑफ मे जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है, ठीक है, 78 वर्ल्ड हेल्थ असेंबली आपकी हुई थी, जहां पे मेंबर स्टेट्स ने अडॉप्ट किया था रेजोल्यूशन कि इन्होंने डेजिग्नेट किया था 17 नवंबर को एज अ वर्ल्ड सर्वाइकल कैंसर एलिमिनेशन डे, और इस साल से हमने इसे ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। अब इस साल में यहाँ पे अर्ज किया गया है, यूनाइटेड एंड डिसिसिव एफर्ट टू एक्सेलरेट प्रोग्रेस टुवर्ड्स दी 90-70-90 टारगेट बाय 2030। अब ये है क्या टारगेट? तो 90% ऑफ गर्ल्स should be vaccinated against HPV by age 15. 70% of women screened with a high performance test at a 35 and 45, and 90% women with a cervical disease receive timely treatment. तो ये आपका 90-70-90 का टारगेट है 2030 तक, ओके। Now next is, what percentage stake did SoftBank Asia Infrastructure Fund partner sell in the
197 कम्युनिकेशन विच इज अ पेरेंट कंपनी ऑफ पेटीएम, राइट। सो कितना परसेंट स्टेक इन्होंने यहाँ पे सोल्ड किया है सॉफ्ट बैंक एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने इन 197 कम्युनिकेशन, इट इज योर 1.86, ठीक है। कितना सेल किया गया है 1.86। अर्लियर इनके स्टेक जो थे वो आपके 15.33% थे, नाउ ये 13.47 हो गए हैं, राइट। नाउ सेफ पार्टनर्स जो है इसको एलिवेशन कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में रैंकिंग पूछी जाती है आपकी, ठीक है। क्यूएस वाला इंपॉर्टेंट रहता है आपका, इसे नोट कर लीजिएगा। सो क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू द क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी 2026 which Indian institution emerged as a best performing in India for the second consecutive year, securing the global rank 205, ठीक है। 205th रैंक जो है इस इंस्टीट्यूशन ने होल्ड की है सेकेंड कंसेक्यूटिव ईयर, ओके। सो कौन सी इंडिया की यूनिवर्सिटी है जिसने बेसिकली अमंग द इंडियन यूनिवर्सिटी टॉप किया है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी 2026 को? सो इट इज आईआईटी दिल्ली, ठीक है। कौन सी आपकी इंस्टीट्यूशन है? इट इज योर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसने टॉप किया है विद अ ग्लोबल रैंक ऑफ 205, ठीक है। देन 235 रैंक थी आईआईटी बॉम्बे की, 236 रैंक थी आईआईटी खड़गपुर, दिल्ली यूनिवर्सिटी 241 एंड 305 रैंकिंग आपकी आईआईटी मद्रास की थी, ठीक है। इस बार इस लिस्ट में 103 इंडियन इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको जगह मिली है, और इसी के साथ इंडिया जो है फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री बना है जिसके सबसे ज्यादा यहाँ पे आपके इंस्टीट्यूशन शामिल हुए थे, ठीक है। सबसे ज्यादा आपके यूएसए के हैं एंड फोर्थ नंबर पे इंडिया आता है, फाइन। इसके अलावा आपके अदर टॉप इंस्टीट्यूशन में नाम कौन कौन से इंस्टीट्यूशन का है? आईआईटी रुड़की का है, आईआईटी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी विद अ रैंक ऑफ 672 एंड आईआईटी हैदराबाद एट द रैंक ऑफ 792, राइट। इसके अलावा जो आईआईटी दिल्ली है एंड आईआईटी खड़गपुर है, इनको फीचर किया गया है वर्ल्ड्स टॉप 100 इंस्टीट्यूट में फॉर कैटेगरी एम्प्लॉयबिलिटी एंड आउटकम्स। दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है इसकी 94th रैंक है इन दी कैटेगरी नॉलेज एक्सचेंज एंड आईआईटी बॉम्बे का 100th रैंक है अंडर दी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कैटेगरी, ठीक है। अभी हमने बात की थी इंडियन इंस्टीट्यूशंस की, अब बात करते हैं ग्लोबल इंस्टीट्यूशन की। तो आपका स्वीडन का इंस्टीट्यूट है लैंड यूनिवर्सिटी, इसने टॉप किया है क्यूएस रैंकिंग में, ठीक है, विद ओवरऑल स्कोर ऑफ 100। देन सेकेंड नंबर पे यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा से, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से थर्ड नंबर पे था, यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग फ्रॉम यूके एंड फिफ्थ नंबर पे यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, राइट। तो ये आपकी कनाडा की है एंड ये टॉप इंस्टीट्यूशन आपके थे ग्लोबल लेवल पे, राइट। इसके अलावा टॉप 10 में और कौन सी यूनिवर्सिटीज आपकी शामिल थी? 6 नंबर पे थी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, 7th पे इंपीरियल कॉलेज लंदन, यूएनएसडब्ल्यू सिडनी आपका 8th नंबर पे था, मैकगिल यूनिवर्सिटी फ्रॉम कनाडा 9th नंबर पे, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर आपकी 10th नंबर पे थी, ठीक है। इसके अलावा जो 2026 का एडिशन था इसमें नियरली 2000 यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशंस जो हैं शामिल हुए थे 106 कंट्रीज से, ठीक है। 3 मेन कैटेगरी में यहाँ पे रैंकिंग आपकी दी जाती है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, सोशल इम्पैक्ट एंड गवर्नेंस में, राइट। अभी हमने बात की थी इंडिया जो है 4th कंट्री बना है जिसकी सबसे ज्यादा यहाँ पे जो है इंस्टीट्यूशन शामिल है, ठीक है। तो अभी हमने पहला नंबर तो पढ़ लिया था, यूएसए है विद 240 इंस्टीट्यूशन, सेकेंड नंबर पे चाइना आता है 163 इंस्टीट्यूशन, थर्ड पे यूके है 109 यूनिवर्सिटीज के साथ एंड इंडिया फोर्थ नंबर पे 103 यूनिवर्सिटीज के साथ आता है एंड इट इज फॉलोड बाय फ्रांस विद 76 इंस्टीट्यूशन, राइट। अब ऐसी यूनिवर्सिटीज जिसने डेब्यू किया है यहाँ पे, तो आपकी मोर देन 250 यूनिवर्सिटीज ऐसी थी जिनका डेब्यू यहाँ पे हुआ है क्यूएस रैंकिंग में एंड इसमें पहले नंबर पे अगर हम बात करें कौन सी कंट्री की सबसे ज्यादा इंस्टीट्यूशन थे डेब्यू करने वाले, 42 थे चाइना से, सेकेंड नंबर पे इंडिया विद 26 इंस्टीट्यूशन, देन फ्रांस 19 और टर्की आपके 18, ठीक है। अब बात करते हैं क्यूएस की, इसके फाउंडर एंड प्रेसिडेंट है नुनजियो क्वारली, हेडक्वार्टर इसका लंदन यूके में लोकेटेड है। नाउ नेक्स्ट इज द कैम्ब्रिज डिक्शनरी हैज सेलेक्टेड व्हिच वर्ड एज इट्स वर्ड ऑफ ईयर 2025। तो रिसेंटली कैम्ब्रिज डिक्शनरी जो है इन्होंने अपना वर्ड ऑफ द ईयर बताया है पैरासोशल को। पैरासोशल क्या है? बेसिकली
इसको आप ऐसा समझ सकते हो कि जैसे सेलिब्रिटीज होते हैं आपके, राइट? तो सेलिब्रिटी से एज ऑफ आपका कोई कनेक्शन नहीं है, मतलब आप उन्हें जानते नहीं हो, बट फिर भी आप एक कनेक्शन उनके साथ बना लेते हो, ठीक है? इट इज योर नोन एज पैरा सोशल, ठीक है? अब इसके अलावा और कौन से वर्ड यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किए गए थे 2025 के लिए? इट इज स्यूडोनिमिनाइजेशन, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन अगर गलत है, एंड मेमीफाई, ठीक है? तो ये दोनों भी आपके जो वर्ड हैं ये शॉर्टलिस्ट किए गए थे, एंड सेलेक्ट कौन सा किया गया है? पैरासोशल सेलेक्ट किया गया है। Then next is the Central Bank of Oman introduced unified symbol in November 2025 for which currency? So ओमान की करेंसी क्या है? It is ओमानी रियाल, ठीक है? तो आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रियाल के लिए इन्होंने नया सिंबल यहाँ पे जो है इंट्रोड्यूस किया है। ये सिंबल आप देख सकते हो, नया वाला, ये पुराना वाला है, ठीक है? अब यहाँ पे गवर्नर कौन है आपके सेंट्रल बैंक ऑफ ओमान के? अहमद जफर अल मुसलमानी, और इन्होंने यहाँ पे कहा है कि ये यूनिफाइड रियाल सिंबल जो है ये सपोर्ट करेगा ओमान के विजन 2040 को बाय प्रमोटिंग इनोवेशन, मॉडर्नाइजेशन एंड ग्लोबल इंटीग्रेशन। Now next is, which Indian fintech company has received RBI's approval under the Payment and Settlement System Act 2007, allowing it to function as a full service payment aggregator? तो यहाँ पे कौन सा आपका फिनटेक कंपनी है जिसे आरबीआई का अप्रूवल मिला है, और इसे ये आपका थर्ड फिनटेक कंपनी बना है जिसको अप्रूवल मिला है पेमेंट एग्रीगेटर का। बेसिकली पेमेंट एग्रीगेटर में 3 टाइप के लाइसेंस दिए जाते हैं, एक होता है ऑनलाइन, एक होता है फिजिकल, और एक होता है क्रॉस बॉर्डर का, ठीक है? तो ये आपकी कंपनी जो है इसे तीनों लाइसेंस मिल चुके हैं, एंड इट इज योर ईज बस, ठीक है? कौन सी कंपनी है? इट इज ईज बस, ओके? Next is, which two product from Uttar Pradesh recently received geographical indication status from the GI registry? तो GI registry जो आपकी है, geographical indication registry, इन्होंने उत्तर प्रदेश के 2 प्रोडक्ट्स को GI टैग यहाँ पे दिया है, ठीक है? एक आपका है मथुरा जरी, ठीक है, मथुरा जरी पोशाक, और दूसरा है मेरठ वूगल, ठीक है? इन दोनों आपके प्रोडक्ट्स को GI टैग रिसेंटली दिया गया है। एंड अगर हम बात करें इंडिया का स्टेट जिसके पास सबसे ज्यादा GI टैग है तो ये है उत्तर प्रदेश, ठीक है? फॉलोड बाय योर तमिलनाडु, ठीक है? नाउ अब ये जो टैग है ये कितने साल के लिए वैलिड होता है? इसका क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा गया है, तो 10 साल के लिए वैलिड होता है, और उसके बाद आप इसे रिन्यू करवा सकते हैं, ठीक है? साथ में ही GI रजिस्ट्री जो है आपकी वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है? सो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आती है, ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज क्राउन्ड मिस यूनिवर्स 2025 एट द 74th मिस यूनिवर्स पेजेंट which is held at the Impact Challenger Hall in नॉन्थाबुरी बैंकॉक, थाईलैंड, ठीक है? तो थाईलैंड में आपका 74th मिस यूनिवर्स पेजेंट हुआ था, जहां पे जो मैक्सिको की आपकी लेडी थी उनको टाइटल यहाँ पे उनको यहाँ पे क्राउन जो है दिया गया है 74th एडिशन का, राइट? सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज फातिमा बॉश फर्नांडिस, जो मैक्सिको से बिलोंग करती हैं, शी इज द विनर, ठीक है? अब इन्हें क्राउन किसने पहनाया था? 2024 की जो मिस यूनिवर्स थी आपकी डेनमार्क की विक्टोरिया खेजेर थेलविंग, ठीक है? साथ में ही मैक्सिको की अभी विनर बनी है, और ये 4th मैक्सिकन है जिन्हें ये टाइटल मिला है, ये क्राउन मिला है। इससे पहले आपका 1991 में लुपिता जोनस जो है ये आपकी मिस यूनिवर्स बनी थी। देन जिमेना नवरेते 2010 में, और एंड्रा मेजा 2020 में इन्होंने क्राउन हासिल किया था। इसके अलावा इंडिया की तरफ से यहाँ पे किसने रिप्रेजेंटेशन किया था? तो मनिका विश्वकर्मा जो है इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, एंड ये टॉप 30 तक पहुंची थी। इसके अलावा रनर अप कौन थे? आपके प्रवीणर सिंह जो फर्स्ट रनर अप थे थाईलैंड से, ये इंडियन ओरिजिन के आपके यहाँ पे थाईलैंड में रहते हैं, वैसे इंडियन ओरिजिन के हैं। एंड स्टेप हैनी जो है ये सेकंड रनर अप आपके थे वेनेजुएला से, ठीक है? अब क्वेश्चन एक बन सकता है कि जो नेक्स्ट एडिशन होगा वो कहाँ पे होगा? तो 75th मिस यूनिवर्स जो है वो आपका नेक्स्ट ईयर पोर्टो रिको में होगा। इसके अलावा थीम क्या थी आपकी 74th एडिशन की? इट इज द पावर ऑफ लव। इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन, एंड इसे होस्ट किया था अमेरिकन कॉमेडियन स्टीव ब्रेन ने, ठीक है? अब बात करते हैं मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट की। इनका नाम है राहुल रोचा, और इसे
1952 में स्टैब्लिश किया गया था। नाउ नेक्स्ट इज विच बैंक साइंड an MOU with the Small Industries Development Bank of India, that is SIDBI, to scale up credit flow and working capital support for MSMEs and startups. तो रिसेंटली बैंक ऑफ बड़ौदा जो है, ठीक है, इसने सिडबी के साथ कोलैबोरेशन किया है सपोर्ट करने के लिए एमएसएमईज को एंड स्टार्टअप्स को, राइट। सो यहाँ पे सिडबी जो है ये इनके वेंचर डेब्ट प्रोग्राम के तहत अपना कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करेगा। वहीं पे जो बीओबी है, जो बैंक ऑफ बड़ौदा है, ये ऑफर करेगा अपनी एडवाइजरी सर्विसेज, customized credit and structured financial products for growth stage startup. Okay. Now next is which company has been approved by Reserve Bank of India to operate as a payment aggregator physical? तो इनमें से कौन सी आपकी फिनटेक कंपनी है जिसको आरबीआई का अप्रूवल मिला है और जिसको लाइसेंस मिला है बेसिकली पेमेंट एग्रीगेटर फिजिकल का? सो आंसर हियर इज इन्फीबीम एवेन्यू, राइट। सो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। Now next is the RBI recently added dash unauthorized forex trading platform to its alert list, increasing the total to 95. तो recently 7 आपके जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है उन्हें अलर्ट लिस्ट में ऐड किया गया है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। कौन से 7 आपके ये प्लेटफॉर्म्स है? स्टारनेट एफएक्स, कैपलेस, मिरर एक्स, फ्यूजन मार्केट, ट्राइव, NXT मार्केट एंड नॉड एफएक्स, ये सारे आपके प्लेटफॉर्म है जिनको रिसेंटली ऐड किया गया है आरबीआई द्वारा अलर्ट लिस्ट में, ठीक है। टोटल भी पूछा जा सकता है 95 है आपके, ओके। नेक्स्ट इज हु वाज अवॉर्डेड D2024 इंदिरा गांधी पीस फॉर प्राइज डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू पीस, जेंडर इक्वालिटी, ह्यूमन राइट्स एंड स्ट्रेंथनिंग इंडिया चिले रिलेशन। तो रिसेंटली जो मिशेल मैचेलेट हैं, ठीक है, ये इनको जो है 2024 का इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट डेवलपमेंट के लिए जो है इनको सेलेक्ट किया गया था, ठीक है। इनको बेसिकली ये अवार्ड दिया गया है। शी इज अ फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ चिले एंड इनको ये अवार्ड प्रेजेंट किया था सोनिया गांधी जी ने, जो चेयरपर्सन है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की, ठीक है। इस अवार्ड की बात करें, ये आपका जो अवार्ड है इसकी शुरुआत 1986 में की गई थी और किसके नाम पे रखा गया है? इंदिरा गांधी जी के नाम पे इसका नाम रखा गया है। और यहाँ पे एक साइटेशन दिया जाता है, कैश प्राइज दिया जाता है 25 लाख का एंड प्लेग दिया जाता है, ठीक है। बात करें मिशेल बैचलेट की, तो इन्हें डिफेंस ऑफ फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी अवार्ड मिला था 2007 में। शोलोम अवार्ड 2008 में दिया गया था एंड ग्लोबल ट्रायल ब्लेजर अवार्ड इन्हें 2008 में दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टेनिस प्लेयर वाज इलेक्टेड टू द इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली रॉजर फेडरर जो है इनको इलेक्ट किया गया है इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ द फेम क्लास 2026 के लिए, ठीक है। प्लेयर कैटेगरी में इनको जो है आपका ऐड किया गया है। अब यहाँ पे इसके साथ ही नोट करना है कंट्रीब्यूटर कैटेगरी जो है, कंट्रीब्यूटर कैटेगरी, इसमें मैरी कार्लियो जो है उनको सेलेक्ट किया गया है फॉर द इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम क्लास 2026 के लिए। अब ये जो आपके अवार्ड्स हैं ये नेक्स्ट ईयर 27 से 29 अगस्त को आपका इवेंट होगा, ठीक है, यूएसए में 2026 में। वहां पे ये आपके जो अवार्ड हैं वो दिए जाएंगे, ठीक है। बेसिकली सेरेमनी इसकी नेक्स्ट ईयर आपकी होगी, ठीक है। अब बात करते हैं रॉजर फेडरर की, तो इनकी अवार्ड्स एंड अचीवमेंट की बात करते हैं। इन्होंने 8 विंबलडन चैंपियनशिप जो है वो जीती है, 6 ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल्स इन्होंने जीते हैं, 5 यूएस ओपन टाइटल जीते हैं और 1 फ्रेंच ओपन टाइटल इन्होंने जीता है, ठीक है। इसके अलावा एटीपी वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग भी इन्होंने होल्ड की थी 310 वीक्स तक। साथ में ही इन्होंने डबल्स कैटेगरी में गोल्ड जीता था 2008 के बीजिंग ओलंपिक में एंड सिल्वर मेडल जीता था सिंगल्स में 2012 के लंदन ओलंपिक में। इसके साथ ही इन्होंने स्टीफन एडबर्ग स्पोर्ट्समैनशिप अवार्ड भी जीता है 13 बार, ओके। नाउ अब बात करते हैं इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम की। तो 3 कैटेगरी में ये आपका दिया जाता है। एक होता है प्लेयर कैटेगरी जिसमें जो आपके रॉजर फेडरर है उनको ये अवार्ड मिला है, ठीक है। मेरी जो है आपकी उनको कंट्रीब्यूटर कैटेगरी में मिला है और तीसरी होती है व्हील चेयर कैटेगरी, ठीक है। अब एलिजिबिलिटी क्या होती है, एलिजिबिलिटी साइकिल क्या होती है इसकी? तो जो प्लेयर कैटेगरी है ये हर साल दिया जाता है, ठीक है, ये रिव्यू किया जाता है एवरी ईयर। कंट्रीब्यूटर कैटेगरी आपकी
एवरी 4 ईयर में दिया जाता है एंड सेम फॉर द व्हील चेयर कैटेगरी, बट यहाँ पे कंडीशन होती है कि अगर एक साल अगर कंट्रीब्यूटर कैटेगरी को आपका दिया गया है, ठीक है, दैट इज शेड्यूल दैट अल्टरनेट विद द कंट्रीब्यूटर कैटेगरी। अगर एक साल आपका कंट्रीब्यूटर का कैटेगरी को मिला है तो अगले साल आपका व्हील चेयर का होगा, ठीक है, मतलब एक साल में ये दोनों एक साथ नहीं दिए जाते हैं आपके, ठीक है। Now next आपको क्वेश्चन है, नीतीश कुमार was officially sworn in as a chief minister of Bihar for which record number of time? तो नीतीश कुमार जो है इन्होंने 10वीं बार जो है अपनी सीएम पद की शपथ ग्रहण की है। सो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो बेसिकली बीजेपी और नीतीश यादव की आपकी जो गठबंधन है, इन्होंने 243 मेंबर सीट से जो थी आपकी मेंबर असेंबली जो थी, ठीक है, इनकी सीटों में 202 सीट इन्होंने हासिल की थी और अब इन्होंने फिर से यहाँ पे अपनी सरकार बनाई है, ठीक है। अब नीतीश कुमार जो है ये 10वीं बार इन्होंने शपथ ली, इसके साथ डेप्यूटी सीएम जो है इनकी भी शपथ हुई थी, ठीक है, और ये सेकंड टाइम यहाँ पे आपके डेप्यूटी सीएम बने हैं बिहार के, जो बीजेपी से बिलोंग करते हैं, सम्राट चौधरी एंड विजय कुमार सिन्हा, ठीक है। नाउ बीजेपी की जो कैंडिडेट है आपकी मिताली ठाकुर, यहाँ पे रिकॉर्ड भी बना है, मिताली ठाकुर जो है, जो सिंगर आपकी हैं, ठीक है, ये अभी यंगेस्ट एमएलए बनी है एट द एज ऑफ 25, ठीक है, बिहार की यंगेस्ट एमएलए बनी है एंड शी रिप्रेजेंटेड अलीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है। साथ में ही बिहार गवर्नर की बात भी कर लेते हैं, करेंटली आरिफ मोहम्मद खान जो है ये गवर्नर है बिहार के। Now next is, who has been appointed as a whole-time member of a SEBI, Securities and Exchange Board of India, for a 3-year term? तो रिसेंटली संदीप प्रधान जो है, ठीक है, संदीप प्रधान जो है इनको होल टाइम मेंबर आपका अपॉइंट किया गया है सेबी का 3 सालों के लिए एंड इन्होंने रिप्लेस किसे किया है, अश्वनी भाटिया को, ठीक है, अश्वनी भाटिया को इन्होंने रिप्लेस किया है। इसके साथ ही बाकी अदर होल टाइम मेंबर्स आपके कौन से हैं, अमरजीत सिंह हैं, कमलेश चंद्र वर्षणी है, ठीक है। नाउ बात करें अगर संदीप प्रधान की, तो ये आपके डीजी सर्व एज अ डीजी सर्व कर रहे हैं इनकम टैक्स में फ्रॉम पुणे महाराष्ट्र एंड ही आल्सो सर्व्ड एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया फ्रॉम 2019 टिल 2024। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द इंडियाज 26th विमेन ग्रैंड मास्टर? तो रिसेंटली सर्बिया में आपका इवेंट हुआ था जहां पे सरायू वेलपुआ जो है ये 26th विमेन ग्रैंड मास्टर बनी है इंडिया की, ठीक है। फर्स्ट लीग ऑफ सेंट्रल सर्बिया 2025 का जो इवेंट था वहां पे इन्होंने अपना फाइनल विमेन ग्रैंड मास्टर नॉर्म जो है वो सिक्योर किया है। यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज, अकॉर्डिंग टू दी कांतार ब्रांड्स टॉप 100 मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड्स 2025 रिपोर्ट, विच ब्रांड एमर्ज्ड एज इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड? तो रिसेंटली आपका कंतार ब्रांड्स टॉप 100 मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड्स की लिस्ट जारी की गई है, ठीक है, और इसमें टॉप किया है HDFC बैंक ने। पहले आपका TCS था, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस था, बट अभी इसकी जगह ले ली है HDFC बैंक ने और इसकी ब्रांड वैल्यूएशन आपकी 44.99 बिलियन US डॉलर की है, ठीक है, फॉलोड बाय TCS 44.23 बिलियन US डॉलर, देन एयरटेल थर्ड नंबर पे है 41.06 बिलियन US डॉलर, इन्फोसिस आपका फोर्थ पे है 25.54 बिलियन US डॉलर एंड ICICI बैंक फिफ्थ नंबर पे है विद 20.63 बिलियन US डॉलर, राइट। अब रिपोर्ट जो है किसने रिलीज की थी, कांतार ब्रांड्स ने। टोटल वैल्यू जो है आपकी इंडिया के टॉप 100 ब्रांड्स की वो कितनी है, इट इज 523.5 बिलियन US डॉलर, ठीक है। इसके अलावा अदर एंटिटीज टॉप 10 में कौन सी थी, 6 नंबर पे SBI था, 7th पे अल्ट्राटेक सीमेंट जो जिसने डेब्यू किया है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा 8 नंबर पे रिलायंस जियो, 9th पे HCL टेक्नोलॉजी और 10th पे LIC विद अ वैल्यूएशन ऑफ 10.34 बिलियन US डॉलर। अब बात करते हैं टॉप 5 बिगेस्ट गेनर की। तो इस लिस्ट में ताज, इंडिगो, मेक माई ट्रिप, जोमैटो और महिंद्रा एंड महिंद्रा आपके शामिल हैं, ठीक है। इसके अलावा फास्टेस्ट राइजिंग ब्रांड जो है ये कौन सा है, ये आपका जोमैटो है विद अ 69% ऑफ ग्रोथ एंड विद अ वैल्यूएशन ऑफ 6 बिलियन US डॉलर,
ठीक है। न्यू एंट्रेंट्स की बात करें तो 18 इंडियन ब्रांड्स इस लिस्ट में शामिल हुए हैं पहली बार, जिसमें अल्ट्राटेक सीमेंट, ज़ूडियो आपके शामिल हैं। ठीक है। अगर सीमेंट एंट्रेंट्स की बात करें तो इसमें अल्ट्राटेक सीमेंट, बांगा सीमेंट, बोलते ना सस्ता नहीं सबसे अच्छा वाला, एक बुजुर्ग आदमी आते थे इसमें, राइट, याद होगा आपको ऐड। फिर अंबुजा सीमेंट भी इसमें नया आया है और जेके सीमेंट भी। ठीक है। नाउ कंतार ग्रुप की बात करें, इसके सीईओ हैं क्रिस जेंसन, हेडक्वार्टर्स का लंदन यूके में है और स्टैब्लिश कब किया गया था, 1992 में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च प्रोजेक्ट गजालोक एलिफेंट लैंड एंड देयर कल्चरल सिंबलिज्म इन एशिया। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने लॉन्च किया था आपके प्रोजेक्ट गजालोक एलिफेंट लैंड एंड देयर कल्चरल सिंबलिज्म को इन एशिया? तो इट इज लॉन्च बाय इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज। ठीक है। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर बी। और ये जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, राइट। नाउ इसका मेन एम क्या है, डॉक्यूमेंटिंग करना और सेलिब्रेट करना डीप कल्चर, हिस्टोरिकल एंड इकोलॉजिकल रिलेशनशिप्स को बिटवीन एशियन एलिफेंट्स एंड ह्यूमन सोसाइटीज इन इंडिया। ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस द इंटरलिंकिंग ऑफ यूपीआई विद टिप्स टू एनहांस क्रॉस बॉर्डर पेमेंट? टिप्स क्या है, इट इज टारगेट इंस्टेंट पेमेंट सेटलमेंट, और टारगेट क्या है, ट्रांस यूरोपियन ऑटोमेटेड रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट एक्सप्रेस ट्रांसफर। तो बेसिकली यूरोप को यहाँ पे बेसिकली यूपीआई जो इंडिया का है एंड टिप्स जो आपका यूरोपियन का है, इसको इंटरलिंक करने की यहाँ पे बात की जा रही है। और ये काम कौन करेगा, इंडिया की तरफ से आरबीआई करेगा क्योंकि हमारा सेंट्रल बैंक है, राइट। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पे अनाउंस किया है इंटरलिंकिंग ऑफ यूपीआई विद टिप्स। ठीक है। अब इस इंटरलिंकिंग में कौन कौन इन्वॉल्व होगा, आरबीआई इन्वॉल्व होगा, एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड इन्वॉल्व होगा, एंड यहाँ पे यूरोपियन सेंट्रल बैंक जो आपका है वो इन्वॉल्व होगा फॉर इंटरलिंकिंग यूपीआई विद टिप्स। ठीक है। Next is, which bank signed a MOU with a Financial Planning Standard Board Limited India as a approved corporate partner to strengthen financial planning standard and upskilling management and private banking teams? तो recently जो आपका IDFC फर्स्ट बैंक है इसने MOU साइन किया है इंडिया के फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के साथ। ठीक है। अब यहाँ पे FPSB इंडिया जो है ये सब्सिडी है फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड बोर्ड लिमिटेड की, और यहाँ पे MOU किसने साइन किया था, IDFC फर्स्ट बैंक की तरफ से राहुल सिंह जो कंट्री हेड ऑफ प्राइवेट बैंकिंग हैं, एंड जो आपके CEO हैं FPSB इंडिया के चंद्रकांत सुरेखा। ठीक है। इन्होंने ये अग्रीमेंट साइन किया था, ये MOU साइन किया था। नाउ नेक्स्ट इज, विच इंडियन एयरलाइन रीइंस्टेड इट्स कोड शेयर अग्रीमेंट विद एयर कनाडा? तो इनमें से कौन सी आपकी एयरलाइन है इंडिया की जिसने रीइंस्टेंट किया है, जो पुराना इनका कोड शेयर अग्रीमेंट था वो बेसिकली यहाँ पे इन्होंने कंटिन्यू किया है, किसके साथ, एयर कनाडा के साथ। बीच में बंद हो गया था, अभी से फिर से स्टार्ट किया गया है, और ये आपकी कंपनी है एयर इंडिया। ठीक है। एयर इंडिया का कोड शेयर अग्रीमेंट आपका रीइंस्टेट हुआ है एयर कनाडा के साथ, और ये इफेक्ट में आएगा 2 दिसंबर 2025 से। नेक्स्ट है, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च दी न्यू 24/7 हेल्पलाइन 14490 फॉर वुमेन? तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे लॉन्च किया है स्पेशली फॉर वुमेन्स? तो इट इज नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। किसने लॉन्च किया है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, और ये डायरेक्टली लिंक किया गया है एग्जिस्टिंग नेशनल हेल्पलाइन के साथ 7827170170 के 170 पे। ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, रिसेंटली अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट जो है इन्होंने अप्रूव किया है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज का प्रपोजल फॉर प्रमोटिंग 7 चीफ जनरल मैनेजर टू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन वेरियस पब्लिक सेक्टर बैंक। तो यहाँ पे कुछ अपॉइंटमेंट्स बेसिकली आपके अप्रूव किए गए हैं, जैसे PNB के लिए नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आपके रहेंगे अमित कुमार श्रीवास्तव। ठीक है। कैनरा बैंक के रहेंगे सुनील कुमार चुग, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के रहेंगे आपके यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अमरीश प्रसाद, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रभात किरण, इंडियन बैंक के मिनी TM, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के E रतन कुमार, एंड बैंक ऑफ इंडिया के प्रमोद कुमार द्विवेदी। ठीक है। तो ये सारे नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आपके रहेंगे इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स के। ठीक है। नाउ
सिलेक्शन अथॉरिटी कौन सी थी इसमें? फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो इसकी सिलेक्शन अथॉरिटी थी, जिसके चेयरमैन है करंटली भानु प्रताप शर्मा। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है और 2022 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज बीन डिक्लेयर्ड फ्री फ्रॉम टाइप 2 सर्कुलेटिंग वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? तो रिसेंटली इंडोनेशिया जो है, इंडोनेशिया को डिक्लेयर किया गया है WHO द्वारा फ्री फ्रॉम टाइप 2 सर्कुलेटिंग वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस। वैसे तो आपका 2014 में ही इंडोनेशिया को जो है मतलब मलेरिया फ्री घोषित कर दिया गया था, बट अभी 2022 में आउटब्रेक हुआ था आपका CVDPV का, सर्कुलेटिंग वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस का टाइप 2 जो है, ठीक है, जिसकी वजह से इनको मतलब इंडोनेशिया की जो गवर्नमेंट है, इन्होंने 2 राउंड्स के नेशन वाइड वैक्सीनेशन जो है वो करवाई थी यूजिंग दी नोवल ओरल पोलियो वैक्सीन टाइप 2 बिटवीन 2022 एंड 2024, और अब जाके इसे फिर से WHO ने डिक्लेयर कर दिया है आपका फ्री फ्रॉम टाइप 2 सर्कुलेटिंग वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस, ठीक है। इसके अलावा हाँ, ये भी डिस्कस कर चुके हैं हम कि इन्हें सर्टिफाइड किया गया था 2014 में। वैसे तो जो साउथ ईस्ट एशियन रीजन है, इसको ही WHO ने 27 मार्च 2014 को डिक्लेयर किया था पोलियो फ्री, ठीक है, 27 मार्च 2014 को, राइट। नाउ नेक्स्ट इज हु वॉन लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स 2025? तो इनमें से कौन से पर्सन है जिन्होंने कौन से प्लेयर हैं जिन्होंने जीता है लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स? तो इट इज मैक्स वेस्टरपन, ठीक है। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सेकंड नंबर पे जॉर्ज रसल थे, थर्ड नंबर पे किमी एंटोनेली, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच कंट्री वॉन दी सेकेंड एडिशन ऑफ विमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2025? तो इनमें से कौन सी आपकी टीम थी जिसने सेकेंड एडिशन जीता है विमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप का, जो आपका बांग्लादेश में हुआ है, ठीक है। कहाँ पे हुआ है? ये बांग्लादेश में आपका हुआ है, फाइन। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक बन सकता है, जो प्रीवियस एडिशन था वो किसने जीता था और कहाँ पे हुआ था? तो जो आपका फर्स्ट एडिशन था, इनॉग्रल एडिशन था, ये कहाँ पे हुआ था? पटना में हुआ था, ठीक है, पटना बिहार में ये आपका हुआ था। एंड कब हुआ था? ये 2012 में हुआ था, ठीक है। किसने जीता था? ये जीता था इंडिया ने। अब सेकेंड एडिशन किसने जीता है? सेकेंड एडिशन भी इंडिया ने जीता है। कहाँ पे हुआ है? बांग्लादेश में हुआ है, ठीक है। होस्ट कंट्री आपकी बांग्लादेश थी और ये आपका ढाका में शहीद शुरावाड़ी इंदौर स्टेडियम जो है, वहां पे आपका ये जो है फाइनल कबड्डी का मैच हुआ था, ठीक है, इंडिया और चाइनीज तैयापी के बीच में। तो रनर अप कौन हुआ आपका? चाइनीज ताइपी, ठीक है। कितनी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था? 11 कंट्रीज थी, इंडिया, बांग्लादेश, चाइनीज ताइपी, जर्मनी, ईरान, केन्या, नेपाल, पोलैंड, थाईलैंड, युगांडा एंड ज़ांजिबर, ठीक है। नेक्स्ट है, इंडियन टीम की कैप्टन कौन थी? रितु नेगी। वाइस कैप्टन थे पुष्पा राणा। एंड मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर इंडिया के आपके थे संजू देवी, ठीक है। बेस्ट राइडर आपकी चाइनीज ताइपी की थी आई मिनलिन। एंड बेस्ट डिफेंडर आपके बांग्लादेश के थे एम श्रीति अख्तर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिओन बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र केवल कृष्ण देओल recently passed away. In which year was धर्मेंद्र देओल ऑनर्ड विद द पद्म भूषण? तो पद्म भूषण धर्मेंद्र जी को दिया गया था इन द ईयर 2012, ठीक है। आर्ट्स की फील्ड में, आर्ट की कैटेगरी में इन्हें ये अवार्ड दिया गया था, पद्म भूषण, राइट। इसके अलावा इन्हें और भी अवार्ड्स मिले हैं, जैसे फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 1997 में, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में दिया गया था, एंड इन्हें ही मैन ऑफ बॉलीवुड के नाम से भी जाना जाता है। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच initiative was recently launched by Ministry of Electronics and Information Technology under the India AI mission to empower 1 crore citizens, especially youth, with foundational AI skill? तो रिसेंटली हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इन्होंने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है ताकि जो हमारे यूथ हैं, ठीक है, जो हमारे युवा हैं, उनको एम्पावर किया जाए, 1 करोड़ युवाओं को एम्पावर किया जाए विद अ फाउंडेशनल एआई स्किल। अब किसको एम्पावर करने की बात की गई है? युवा को, ठीक है, कि किसमें? एआई में। तो युवा एआई फॉर ऑल, ठीक है, दिस इज द नेम ऑफ इनिशिएटिव, ओके। इसका यहाँ पे कोर्स बेसिकली लॉन्च किया जाएगा और मतलब ये जो कोर्स है ये आपका लॉन्च किया गया है
4.5 घंटे का आपका कोर्स है और इसे डेवलप किया है जसप्रीत बिंद्रा ने, जो फाउंडर है AI एंड बियॉन्ड एंड टेक विस्पर्ड लिमिटेड के। और इसको कंप्लीट करके आपको गवर्नमेंट की तरफ से एक सर्टिफिकेशन भी दिया जाएगा, ठीक है, फॉर कंप्लीटिंग दिस कोर्स। नाउ नेक्स्ट इज नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज की बात करते हैं। तो पहला आपका है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे, ये होता है 17 नवंबर को, और 85th ऑब्जर्वेंस इसका हमने किया था 17 नवंबर को, राइट। नेक्स्ट है वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर रोड ट्रैफिक विक्टिम्स, 3rd संडे ऑफ नवंबर को हम इसे ऑब्जर्व करते हैं, और 16 नवंबर को हमने इसे अभी ऑब्जर्व किया है। इसका थीम था रिमेंबर सपोर्ट एक्ट, ठीक है। इन द ईयर 2020 UNGA जो है इन्होंने अडॉप्ट किया था रेजोल्यूशन कि ऑफिशियली डिक्लेयर इन्होंने किया है 2021 से लेके 2030 को एज अ सेकेंड डिकेड ऑफ एक्शन फॉर रोड सेफ्टी, जिसका गोल है हमें कट डाउन करना है रोड ट्रैफिक डेथ्स को एंड इंजरीज को एटलीस्ट 50% बाय 2030, ठीक है। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड यूजेबिलिटी डे, 2nd थर्सडे ऑफ नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। 13 नवंबर को इसको हमने ऑब्जर्व किया था, ठीक है। इसके अलावा इसकी 20वीं एनिवर्सरी हमने यहाँ पे ऑब्जर्व की थी, और इसका थीम था इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड ह्यूमन एक्सपीरियंस। नेक्स्ट आता है हमारा बाल दिवस, चिल्ड्रंस डे, 14 नवंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं, और इस दिन बर्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्व की जाती है जवाहरलाल नेहरू जी की, ठीक है। इस बार 136th बर्थ एनिवर्सरी हमने ऑब्जर्व की है, एंड इट्स थीम वॉज फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट, फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको ऐसी ही वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो, ठीक है। अगर कुछ सजेशन आप देना चाहते हैं तो आप benchmarkstudy007@gmail.com पे दे सकते हैं, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। सो मिलेंगे ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।